हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पीछे पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगशन की एक दिन के बाद शादी होने वाली थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने तो अपने अपने लिए कपड़े भी डिसाइड करने स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था। हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि अब फाइनली वांग जी और विंग को एक दूसरे के साथ रहने मिलेगा। सबके सामने वो खुलकर बता सकेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा है और उनकी लाइफ अब बहुत अच्छे से चलने वाली है। पर कहते हैं ना, ज़्यादा खुशियाँ कभी कभार अपनी ही खुशियों को नज़र लगा देता है। वैसे ही उनके साथ भी हो गया। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, पर अचानक से उन सभी लोगों को न्यूज़ मिलती है कि कुछ जगह पे डीमंस ने अटैक कर दिया है और उन लोगों ने जहाँ जहाँ बैरियर लगाए हुए हैं वो बैरियर को भी डीमन तोड़ते जा रहे हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में अटैक करते जा रहे हैं, जिस वजह से वो सारे वहाँ के लिए निकलने लग गए थे। वहीं विंग भी जाना चाहता था, पर वांग जी ने उसे मना कह दिया, ये कहकर कि वो अभी प्रेग्नेंट है और इस हालत में वो जा नहीं सकता। उन्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी डीमन आर्मी आई है, कितने लोगों को उन्होंने परेशान किया है, क्या हो रहा है। उन्हें ढंग से कुछ नहीं पता, इसीलिए वांग जी रिस्क नहीं लेना चाहता। पर विंग वांग जी के साथ जाना चाहता है। वो इसीलिए तो यहाँ पर आया है ना, कि उसे डीमन से लड़ना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पर वांग जी उसे जाने नहीं दे रहा। इस बात से हमारा विंग मुंह बना लेता है। पर वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करके बोलता है, बाओबे अगर तुम जाओगे तो सोचो ना, हमारे बेबी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम और मेरा बेबी कोई भी सफ़र करे। तो प्लीज़ यहीं रहना, ओके। हम सब कुछ सेटल करके कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। ये सुनकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप प्लीज़ सेफ रहना, ओके। और प्लीज़ जल्दी आना। आपको पता है ना, आपके बिना मुझे अब नींद नहीं आती। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और वो विंग के फॉरहेड पे फिर से किस करते हुए कहता है, बाबे अपना ख्याल रखना, मैं ठीक रहूँगा, ओके, मेरा टेंशन मत लेना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वांग जी उसके बाद अपना तलवार लेके वहां से जाने ही वाला था कि विंग ने उसका फिर से हाथ पकड़ लिया और फिर वांग जी को वो अपनी तरफ घुमाते हुए उसके होठों को कैप्चर कर लेता है अपने होठों से। वो उसके होठों को बहुत टाइम तक सक करने लग गया। वहीं वांग जी भी उसको जो कर रहा है वो करने देता है। उसे भी ये अच्छा लग रहा था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे, जिसे महसूस करके वांग जी विंग को हल्का सा दूर करता है और वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, बाबे क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं ढंग से रहूँगा वहाँ पर और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ उदास मत हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपके साथ जाना है, आपको मैं खोना नहीं चाहता, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। ये बोलकर वो वांग जी के कंधे में अपना सर रख लेता है और वो वांग जी को कहता है, प्लीज़ सेफ रहना, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ये सुनकर वांग जी विंग के बालों को सहलाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह बे, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं क्या इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं उन डीमंस के साथ लड़ नहीं सकता? ये सुनकर विंग अपना सर ना में शेक करता है और कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, आप पे कोई नहीं जीत सकता। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, तो मैं सेफ रहूँगा, ओके। तुम बस ये यकीन रखना कि तुम्हारा अल्फा सबको हरा देगा और वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। ये सुनकर विंग अपना सर वांग जी के कंधे से बाहर निकालता है और वो वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, प्रॉमिस करो मुझे कि आप मेरे पास बहुत जल्दी आओगे। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आऊँगा, अब मुझे जाने दो, देखो बाहर सारे लोग खड़े हो चुके हैं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर अपना सर हिलाता है। वांग जी फिर से जाने वाला था कि फिर से विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे टाइटली गले लगा रखता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है, बाओबे मुझे जाने दो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए ना में सर हिलाकर बोलता है, नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप। ये बोलकर वो वांग जी की आंखों में देखता है और फिर से अपना सर ना में शेक कर बोलता है, नहीं, मैं
ये बोलकर वो फिर से अपनी बातों को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। उसकी फीलिंग क्या हो रही है वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, पर वो घबराहट क्या थी विंग को समझ नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना कई बार कि अगर कुछ होने वाला होता है तो आपको पहले से ही अंदाजा हो जाता है, आपका मन घबराने लगता है, कुछ अनहोनी होने वाला होगा या ऐसा लगता है ना डर। वैसे ही हमारे विंग को भी डर लग रहा है। पर वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करके बोलता है, बॉबे प्लीज शांत हो जाओ ना, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अगर यहाँ रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर डीमन से लड़ाई कर रहे होंगे और मैं यहाँ पर शांति से बैठा रहूंगा। क्या सोचेंगे दुनिया वाले, और मैं अपने आप के बारे में क्या सोचूंगा कि सारे लोग, सारे जूनियर मुझसे छोटे छोटे इंसान वहाँ पर लड़ाई करे और मैं यहाँ पर छुप के बैठा हुआ हूँ। क्या सोचेंगे, मुझे कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर वांग जी को देखता है और फिर कहता है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, पर मुझे अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं आपको जाने देना चाहता हूँ, पर ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी उसे गले से लगाते हुए कहता है, बॉबे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। और ये तो बस छोटी मोटी लड़ाई है, मैंने कितनी सारी लड़ाई इससे पहले लड़ी हुई है, प्लीज अब तुम शांत हो जाओ, ओके चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वांग जी उसे साइड हक करते हुए ही वहां से ले जा रहा था। विंग का सर अभी भी वांग जी के शोल्डर पे था। विंग हल्का सा उदास फील कर रहा था, इसीलिए वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है। विंग अपने सर को वांग जी के चेस्ट में लगाकर उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाया हुआ था और उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा था। वांग जी कुछ ही टाइम में विंग के साथ वहां ग्राउंड में पहुंच गया था। सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे और जैसे उनकी नज़र वांग जी की तरफ गई, सारे लोग शॉक, क्योंकि वांग जी के गोद में विंग बैठा हुआ था और विंग का सर वांग जी के शोल्डर पे था। सारे लोग समझ पा रहे थे क्योंकि कल उन लोगों की शादी है और आज उन लोगों को युद्ध में जाना है, तो कोई भी परेशान तो होगा ही ना। सारे लोग विंग के पास आते, मतलब कि जितने भी विंग के दोस्त थे वो विंग के पास आते हैं और वो विंग को समझाने लग गए कि वो सब ठीक रहेंगे, वांग जी ठीक रहेगा, अब तुम परेशान मत हो, तुम बस अपना ख्याल रखना और टेंशन मत लेना। ये सुनकर विंग उन सभी को देखता है और कहता है, प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखना। ये सुन सारे लोग अपने सर हिलाते हैं। वहीं दूर में कोई इंसान था जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग और वांग जी को इतना ज़्यादा करीब देखकर, और वो अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। तभी एक आवाज़ आती है, अब हो क्या हो तो चले। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वो और कोई नहीं हावरन था। हावरन सबकी तरफ देखता है और कहता है, हमें वहाँ जल्दी जाना है क्योंकि वो डीमन सब इंसानों को हर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी भी हावरन की बात को समझ चुका था, इसीलिए वो विंग को नीचे उतारता है और फिर वो विंग के सर को पैट करते हुए कहता है, विंग बॉबी अपना ख्याल रखना, ओके अब हम चलते हैं। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। सारे लोग विंग को बाय कहते हैं, जितने भी विंग के दोस्त थे, उसकी शीजे थी, जैंग चैंग था, न्यू सैन था, शुयांग, वैन निंग, वैन चिंग, म्या सभी सभी लोग विंग को बाय कहते हैं। वहीं लैन कुरैन और कुछ एल्डर उसी लैन क्लैन में या बोलते ओल्ड क्लैन में ही रहते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग है और वो अभी क्यों जाए, जब इतने बड़े बड़े अच्छे कल्टीवेटर जा रहे हैं तो उन्हें जाने का क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि असल में नीचे चल क्या रहा है। इसीलिए वो पहले चाहते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे कल्टीवेटर हैं, जितने भी जवान कल्टीवेटर हैं, वो देखे क्या हो रहा है, उसके बाद वो न्यूज़ देंगे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद ही जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कल्टीवेटर हैं वो भी, अगर वो सब बच्चे या बोल तो जी जितने भी यंगर कल्टीवेटर हैं वो उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो बुजुर्ग और पावरफुल ड्रैगन और पावरफुल जितने भी कल्टीवेटर हैं वो उनका साथ देने के लिए नीचे जाएंगे। इसीलिए लैन कुरैन वांग जी को कहते हैं, वांग जी तुम अपना ख्याल रखना और जो भी वहाँ चल रहा हो उन्हें हमें बताना। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, सीचैन तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके तुम सब अपना ख्याल रखना। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ एल्डर हावरन को कहते हैं, तुम भी जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना और सभी
सभी डिटेल हमें बताते रहना। ये सुनकर वो अपना सर हिलाता है और वो वहाँ से चले गए थे। वहीं वांग जी बार-बार विंग की तरफ पीछे मुड़ के देख रहा था। वहीं विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसके आँखों में ना जाने क्यों आँसू भर रहे थे। जैसे ही वांग जी और वो सारे पोर्टल के अंदर चले गए, विंग वहीं पर बैठ गया और वो फूट-फूट के रोने लग गया था। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शायद तक ये प्रेगनेंसी का इफ़ेक्ट होगा या फिर न जाने कुछ भी हो सकता है। विंग को ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं विंग को इस तरह रोते हुए देखकर लैन कुरैन को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो विंग के पास जाते हैं क्योंकि अब तो विंग उनके फैमिली का एक सदस्य ही बन चुका है ना, क्योंकि कल उनकी दोनों की शादी है, वांग जी और विंग की। तो लैन कुरैन विंग को रोते हुए नहीं देख सकते क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और इस तरह विंग रोएगा तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा और फिर विंग के बेबी को भी इफ़ेक्ट होगा। इसी कारण लैन कुरैन उसके पास जाते हैं और वो विंग को समझाने लग गए कि सब कुछ ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। वांग जी वापस आ जाएगा जल्दी, सब वापस आ जाएंगे जल्दी। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो सामने की तरफ उसी डायरेक्शन में देखने लग गया था। लैन कुरैन ये बोलने के बाद विंग को उठने में मदद करवाता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, ठीक है? वो कल सुबह तक आ ही जाएंगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया था, पर उसे अपने रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो वापस उसी जगह पे आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और विंग वांग जी को याद करते करते कब रोने लग गया था उसे भी पता नहीं चला। वहीं वहां पर कुछ ओमेगा थी, कुछ ओल्ड ओमेगा थी, कुछ डिसिपल थे, कुछ बच्चे थे। वो सारे विंग के पास आकर उसे शांत करवाने लग गए और उसे कहने लग गए कि सब वापस आ जाएंगे, सब ठीक रहेंगे, आपका अल्फा ठीक रहेगा। हमारे भी तो अल्फा वहाँ गए हैं ना, और उन सभी के लिए वो नॉर्मल है, वो सभी स्ट्रांग है और वो डीमन को हरा कर वापस आएंगे, बहुत जल्दी वापस आएंगे। प्लीज़ अपने आप को शांत रखो। सारे लोग विंग को यही तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि राजकुमार लैन लैन वांग जी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आपको हमारे लान वांग जी के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हांग वन जुन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो डीमन को चुटकी में हरा देंगे। प्लीज़ आप परेशान मत हो, वो ठीक हैं, वो ठीक रहेंगी। बस सारे यही बोल रहे थे। वहीं कुछ बच्चे विंग के पास आकर बोल रहे थे, आप परेशान मत होइए, हांग वन जुन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कई बार डीमन को हरा कर वापस आए हैं और साथ में उन्होंने तो बड़े-बड़े डीमंस को भी हराया है। आप प्लीज़ परेशान मत हो। ये बोलकर वो विंग को समझा रहे थे। वहीं बच्चों की बात सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुरा देता है क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे विंग को समझा रहे हैं। विंग मुस्कुराता है और अपना सर हिलाकर अपने आंसू को साफ करते हुए कहते हैं, हाँ, मेरा लेंज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे घबराना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपने आप को शांत करने लग गया था। फिर क्या, ऐसे ही धीरे-धीरे करके टाइम बीतता है। 1 दिन हो चुका था, पूरा 1 दिन हो चुका था। उन सभी लोगों का कोई भी खबर नहीं था, जिस वजह से विंग घबरा रहा था। अब तो रात भी होने वाली थी। क्या ये सब वापस आएँगे? विंग बस उस गेट की तरफ ही देख रहा था। जब से वांग जी और वो सब गए हैं, वो एक पेड़ के छाँव के नीचे बैठा हुआ था और वो बार-बार उसी तरफ देख रहा था जहाँ से वो पोर्टल खुला था। विंग बस प्रे कर रहा था कि सारे ठीक हो, सब वापस आ जाए, पर रात हो चुकी है। रात तक कोई भी वापस नहीं आया। वहीं कुछ ओमेगा विंग के पास ही बैठी हुई थी। वो विंग को बार-बार अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए बोल रही थी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है ना, और प्रेग्नेंट ओमेगा को कभी भी इतने धूप में और इतने टाइम तक एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना चाहिए। पर विंग तो किसी की बात मान ही नहीं रहा था। तभी एक ओल्ड लेडी, जो एक ओमेगा है और साथ में यहाँ की बहुत पुरानी लेडी है, जो लैंड भी है, वो विंग के पास आती है और वो विंग के सर को सहलाते हुए कहती है, बेटा, तुम इतना फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है, हांग वनजुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी किसी भी को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्या होगा अगर तुम्हारे अल्फा को पता चला कि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा है?
तब हांग वंजन को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तुम्हें पता है, हांग वंजून अगर यहाँ रहते तो वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते और वो ज़रा सा भी तुम्हें धूप में बैठे नहीं रहने देते। पर तुम तो सुबह से यहीं पर बैठे हुए हो। हमने कितनी बार तुम्हें बोला है कुछ खा लो, कुछ पी लो, यहाँ से चलो, पर तुम नहीं गए। तुम कितने ज़्यादा ढीठ बन गए हो। अगर हमने हांग वंजून को ये बताया ना तो वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे। तुम ही बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया, तो हम क्या जवाब देंगे हांग वंजून को, सेक्रेटर लैन को? बताओ। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, पर ग्रैनी, वो सब आ नहीं रहे हैं, अब रात हो चुकी है। ये सुनकर वो ग्रैनी कहती है, बेटा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्फा है और ये कोई पहली बात तो नहीं है कि वो सारे एक दिन में नहीं आए। तुम्हें पता है, जब हमारे अल्फा बाहर जाया करते थे डीमन से युद्ध करने, तो वो तो कई महीनों तक नहीं आते थे। पर भी हम अपने आप को संभाल के रखते थे, क्योंकि हमें अपने आप को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपना परिवार को संभालना है। इसीलिए हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे। अभी तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी बच्चे हैं। अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, बताओ भला। अगर तुम्हारे अल्फा सही सलामत वापस आ गए और उन्हें पता चला कि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा और उसके कारण तुम्हारे बेबीज बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, तब उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, बताओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, पर ग्रैंडमा, मुझे भूख नहीं लगा। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा, मतलब कि वो ग्रैंडमा कहती है, कोई कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बोलकर वो जो दूसरी एक लेडी थी उसके हाथ में खाना था, उसे पकड़ती है और अपने हाथों से ही वो विंग को खिलाने लग गई थी। पहले विंग ना नुकुर कर रहा था, पर वो ग्रैंडमा कहती है, हमारा ड्यूटी है तुम्हें खाना खिलाना, तो चुपचाप खाओ। ये बोलकर वो विंग को डांट लगा देती है। विंग मुंह बनाता है, मतलब कि पाउट बनाता है, क्योंकि उस ग्रैंडमा ने विंग को डांट दिया था। पर विंग को भी पता था कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसके बच्चों को इफेक्ट होगा। इसीलिए वो चुपचाप ग्रैंडमा के हाथों से खाना खाने लग गया था, पर उसका नज़र बार बार उसी तरफ जा रहा था। ऐसे ही वो रात भी बहुत ज़्यादा घनी हो गई, मतलब कि बहुत टाइम हो गया था। वो ग्रैंडमा विंग से कहती है, अब जाओ तुम आराम कर लो। ये सुनकर विंग कुछ कह पाता कि उसकी, मतलब वो ग्रैंडमा कहती है, मैंने कहा चुपचाप जाके सो जाओ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कितने टाइम से तुम्हें समझा रहे हैं, चलो जाओ। ये बोलकर वो विंग को उठाती है, मतलब खींचते हुए उठाती है, और वो कुछ ओमेगा डिसिपल को इशारा करती है। विंग को वो ले जाती है उनके रूम में, और वो उन्हें गार्ड कर रही थी, वो विंग का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। पर विंग पूरी रात भर ढंग से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे वांगजी की जो याद आ रही थी। उसे बहुत, मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये घबराहट क्या है। पर वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लग गया, और फिर वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। अब ऐसे ही टाइम बीतता है। अब हमें सीन शिफ्ट कर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुका था। विन अपनी आंखों को रब करके उठता है। वो जैसे उठता है उसे याद आता है कि ये सारे बाहर गए हुए हैं, और जब उसे याद आता है कि अब सुबह हो चुकी है, शायद वो आ गए होंगे, इसीलिए विंग झटके से उठता है। पर जैसे वो झटके से उठता है उसके टमी में हल्का सा दर्द होता है। वो अपने बेली को सहलाता है और कहता है, बेबी आई एम सॉरी। ये बोलकर वो जल्दी से उस बेड से उठता है, और फिर वो अपने आप को फ्रेश किए बिना ही बाहर निकल गया। बाहर कुछ ओमेगा डिसिपल खड़े हुए थे। वो विंग को देखते हुए कहते हैं, राजकुमार आप। ये सुनकर विंग उन लोगों से पूछता है कि वो सारे वापस आ गए हैं क्या, मुझे उनको देखना है, कहाँ है वो। ये सुनकर वो ओमेगा डिसिपल अपना सरनामे शेक कर बोलते हैं, नहीं राजकुमार, वो वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर विंग, जो अभी तक इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो अचानक से ही फिर से उदास हो गया, और वो उन लोगों की तरफ देखकर इमोशनल फील करते हुए कहता है, क्या उनका कोई न्यूज़ मिला है क्या, वहाँ क्या चल रहा है। ये सुनकर वो दोनों डिसिपल कहते हैं, हमें नहीं पता, कोई भी न्यूज़ नहीं मिला। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा टूट गया, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। पर वो सारे, मतलब वो दोनों डिसिपल विंग को संभालते हैं, और वो विंग को वहीं बैठाकर उसके लिए पानी लाते हैं। विंग को संभालते हुए कहते हैं, राजकुमार अब फिक्र मत कीजिए, सारे लोग वापस आ जाएंगे, वो सब ठीक रहेंगे।
ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो अपने मन में कहता है, लैनसन कहाँ हो तुम, क्यों नहीं आ रहे? तुमने तो बोला था ना तुम जल्दी आ जाओगे, पर क्या हो गया वहाँ? ये बोलते हुए वो परेशान हो रहा था। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। असल में जब वांग जी और वो सारे पोर्टल से दूसरी जगह पहुंचे जहां पर डीमन है, वो सारे देखकर शॉक ही हो गए थे, क्योंकि उस जगह को पूरे डीमंस ने घेर रखा था और जितने भी इंसान थे वो इंसान नहीं रहे, क्योंकि उनके बॉडी में कुछ अलग ही निशान दिखाई दे रहे थे। उनकी बॉडी के जो भी नसें थी वो ऊपर आ चुके थे। उनकी नसें पूरी तरह विजिबल हो रही थी। वो नसें पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। उनकी आंखें जो नॉर्मल होती थी, जो वाइट और ब्लैक का नॉर्मल आंख होता था, वो पूरी तरह से वाइट हो चुका था। उनके नाखून बड़े बड़े हो गए थे। वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो लिविंग क्रॉप्स हो और वो सारे अजीबो तरह से मतलब अजीबोगरीब तरह से उनके तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं वहां पर कुछ डीमन भी थे। वो डीमन भी बहुत ज्यादा भयानक लग रहे थे। वो डीमन भी ऐसा लग रहा था कि मानो वो कब्र से उठकर वहां पर आए हैं। ये देखकर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सारे डर गए थे। तभी हावरन कहता है, तुम सभी डरो मत, चलो अटैक करते हैं। ये बोलकर वो अपना तलवार उठाता है। वहीं सारे लोग भी अपना तलवार उठाते हैं और फिर उन सारे लोगों के साथ लड़ने लग गए थे। यहाँ पर उन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें अपना फॉर्म बदलना चाहिए, क्योंकि ये सब नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं। यही सोचकर वो सारे हमला कर रहे थे। पर जैसे जैसे वो हमला कर रहे थे उनको कुछ शक होने लग गया, क्योंकि जितने भी वहां पर क्रॉप्स थे उन लोगों के साथ वो लड़ाई कर रहे थे तो उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर अटैक करते तो बस उनके बॉडी से हल्का सा खून निकलता, पर वो ब्लैक कलर का रहता और वो खून निकल कर सीधा नीचे में बह जाता। पर उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कई बार तो किन्हीं किन्हीं कल्टीवेटर ने उनकी बॉडी को हल्का सा कट भी कर दिया था, पर फिर भी उन लोगों को दर्द नहीं हुआ और वो फियर्सली इनके ऊपर अटैक करने लग गए थे। वहीं वांगजी भी देख रहा था कि कैसे ये सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहीं जब वो क्रॉप्स इंसानों के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब कई सारे कल्टीवेटर भी उनकी तरफ बनने लग गए थे। ये देखकर जितने भी यंगर कल्टीवेटर हैं, वांगजी है, जैंग चैंग है, जितने भी क्लैन के लीडर्स के बच्चे हैं, वो सारे अब समझ चुके थे कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वांगजी चिल्लाकर उन लोगों को बोलता है कि तुम सभी इन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना, सभी इनसे बच कर रहना और बचकर ही इन लोगों के अटैक को रोकना है और तुम्हें इन लोगों को रोकना है। ये बोलकर वो सबके साथ लड़ाई करने लग गया था। पर धीरे धीरे वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि वो भले ही बचने का ट्राई कर रहे थे पर ज़्यादा से ज़्यादा वो बच नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उन्हें मान नहीं पा रहे थे। और दूसरा, उनका एक टच, बस एक ही टच जब इन कल्टीवेटर के हाथों में या फिर बॉडी में पड़ता, वो भी उनकी तरह ही बन जाते थे और इनको तो अपने ही साथियों को के साथ लड़ना पड़ रहा था, जिस वजह से सारे लोग घबरा रहे थे, क्योंकि कई सारे तो अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करने से डर रहे थे और इसी बात का फ़ायदा वो सभी डीमंस उठा रहे थे। इनका ये लड़ाई कब सुबह से शाम हो गया पता भी नहीं चला। वांग जी और बाकी सब भी अब समझ चुके थे कि नॉर्मल ऐसे इंसान बनकर तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे अपने फॉर्म को लेने लग गए थे। और जैसे जैसे हमारे कल्टीवेटर वांग जी, निहुसैन, जैंग चैंग, जियांग यानली, जिनजुशुन, म्यम्या और सुयांग, सभी लोग अपने अपने रूप में आ रहे थे, वो डीमन भी अपने आप को एक्टिव कर रहे थे जैसे वो नॉर्मल ह्यूमन थे। फिर भी उनकी बॉडी उनके जैसे सामने वाले इंसानों के जैसा ही ढलते जा रहा था। जैसे हमारे कल्टीवेटर में से एक ने अपने आप को चीते में बदला या बोलूँ तो किसी भी जानवर के रूप में बदला, तो वो दूसरा जो क्रॉप्स था उसने भी उसका नकल उतार कर उसी की तरह बन गया। ये देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कल्टीवेटर अपना अपना रूप बदल रहे थे, वो सारे डीमंस और जितने भी क्रॉप्स थे वो भी उनके जैसा ही रूप बदलने लग गए थे, जिस वजह से सारे लोग शॉक हो गए थे कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वो सारे कैसे बन सकते, ये सारे तो नॉर्मल ह्यूमंस थे ना। यही सब बातें उन सभी के दिमाग में था, पर वो सारे अभी सोचने की हालत ही नहीं मतलब हालत में ही नहीं थे और वो
सभी के साथ लड़ने लग गए थे। सारे लोग ऐसे करते-करते कब अब सुबह हो चुकी थी, पता भी नहीं चल रहा। सबको अब बहुत ज़्यादा ही थकावट सी होने लग गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, जबकि उनको तो और भी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा था, क्योंकि डीमंस के कारण मतलब डीमंस में से एक ने भी किसी कल्टीवेटर को चोट पहुँचा दिया, तो वो कल्टीवेटर भी डीमन बन जाता था और फिर हमारे इन कल्टीवेटर को अपने ही दोस्तों के ऊपर अटैक करना पड़ता था, जिस वजह से सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अब वो क्या करें। उन्होंने तो रात में ही अपना मैसेज लैन किरैन के पास भेज दिया था। वहीं लैन कुरैन रात को ही जब ये सुने थे, मतलब कि उनको ये पता चला था कि नीचे क्या चल रहा है, क्या सब हो रहा है, तो वो भी अब अपने आप को रोक नहीं पाए और वो जल्दी से सारे एल्डर्स को, जितने भी वहाँ पर मेन कल्टीवेटर खड़े हुए थे, मतलब जहाँ भी रुके हुए थे, वो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबके साथ वो मीटिंग कर कर बताते हैं कि आखिर नीचे क्या चल रहा है। तो वो सारे भी वांग जी और उन सारे लोगों का मदद करने के लिए नीचे जाने का प्लान करते हैं और सुबह होते ही वो सारे लोग भी वहाँ के लिए निकल चुके थे। वहीं वांग जी सबके साथ लड़ाई कर रहा था, मतलब डीमन के साथ लड़ाई कर रहा था, पर उन सभी डीमंस को कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी के आग का भी, मतलब वांग जी एक ड्रैगन है तो उसके मुख से आग निकलता है, तो उस आग का भी उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने आप को ब्लैक एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लेते थे, जिस वजह से वांग जी शॉक था। कोई भी डीमन उसकी आग को कंट्रोल नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, तो ये कैसे अपने आप को बचा पा रहे हैं, यही सब वांग जी के दिमाग में था। वहीं हावरन हावरन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, पर भी उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सारे डीमन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे। उन सारे कल्टीवेटर का एक भी अटैक उनके ऊपर चल ही नहीं रहा था। वो एक पर्सन को हराते तो दूसरा डीमन खड़ा हो जाता था उसके ही ब्लड से, जिस वजह से वो सारे घबरा रहे थे और सारे लोगों ने डिसाइड किया कि उनके ब्लड को ज़मीन पे गिरने नहीं देना है। यही सोचकर उन्होंने सारे डीमंस के रक्त को बहाया नहीं, पर वो क्या करें वही सब सोच रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर आग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और ना ही कुछ कुछ भी काम कर रहा था, जिस वजह से वो सारे अब थक चुके थे और वो क्या करें यही सब सोच रहे थे। तभी वहाँ पर सारे एल्डर्स भी आ चुके थे। सारे एल्डर्स भी जैसे ये सब सीन देखते हैं वो भी शॉक हो गए थे और वो भी अपने अपने तलवार के साथ वहाँ पर लड़ने लग गए थे। पर वांग जी उन सभी लोगों को बताता है कि ये सारे के साथ क्या प्रॉब्लम है। जितने भी ह्यूमन डीमन थे, मतलब कि जितने भी ह्यूमन को उन्होंने क्रॉप्स बनाया था, वो सारे तो नॉर्मल थे, उनके ब्लड से वो दोबारा जिंदा नहीं हो पा रहे थे, पर भी उन लोगों को मानना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके अंदर से जो ब्लैक एनर्जी निकल रही थी वो सामने वाले कल्टीवेटर के अंदर घुस रही थी और वो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहा था और जो जो भी क्रॉप्स थे वो उनके ऊपर अटैक कर मतलब कर देते थे, जिस वजह से वो कल्टीवेटर भी डीमन बन जाता था। इसी कारण वो सारे शॉक थे और सारे कंफ्यूज में थे कि अब इनको हराए कैसे। यही करते करते कब एक दो दिन से मतलब एक दिन से 2 दिन हो गया, 2 दिन से 3 दिन हो गया, 3 दिन से कब 4 दिन 5 दिन, ऐसे करते करते कब 2 सप्ताह बीत गया, पता भी नहीं चला। वहीं विंग बस परेशान हुए जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ, पर उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि वो कई बार यहाँ के डिसिपल, जो ओमेगा डिसिपल है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन लोगों से पूछा भी था कि ये युद्ध कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, प्लीज़ उसे बता दो कुछ। पर कोई भी कुछ बता ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सब जानते हैं विंग प्रेग्नेंट है और इस हालत में वो अगर विंग को बता देंगे कि वो सब कहाँ है तो विंग वहाँ चला गया और कुछ हो गया, तो यही सोचकर उनमें से कोई भी विंग को बता नहीं रहा था। उनको भी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी सब कुछ पता चल गया था। जब उनके जो अल्फा थे, कई सारे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने अपनी अपनी ओमेगा को बताया था कि क्या सिचुएशन है, इसीलिए वो सारे घबरा रहे थे। और इस सिचुएशन में अगर विंग वहाँ चला गया तब विंग के साथ क्या हो सकता है, वो सारे ये सोच रहे थे, इसीलिए वो विंग को कभी बता नहीं रहे थे। वहीं विंग विंग तो अभी कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे उस जगह का पता भी नहीं है और ना ही उसे पोर्टल खोलने आता है इस जगह का, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था।